नमस्ते दोस्तों। अगर मन में ठान लिया तो आधी जीत हो गई। इसका सिंपल मतलब है कि अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, बहुत बार ऐसा देखा गया है, आप भी देखते होंगे अपने आसपास के दोस्तों को कि जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। खास कर ये तब सिचुएशन होता है जब आप 10th के समय में होते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूं, साइंस लूं या फिर कॉमर्स लूं या फिर आर्ट्स लूं या फिर कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट ले लूं, बीसीए कर लूं। कुछ क्लियर नहीं होता है, ठीक है। और जिस भी बच्चे का क्लियर होता है कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, मुझे लॉ करना है, तो देखिएगा कि उसका जो विकास होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि टीना डाबी का एग्जांपल ले लीजिए, जो रैंक 1 आई थी 2015 में, ठीक है। तो क्लियर उनका जो था लक्ष्य था कि यूपीएससी क्लियर करना है और वो उसी तरह से पढ़ाई कर रही थी। तो इसीलिए लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी लक्ष्य को तैयार कर लिया है, ठीक है, अपना गोल क्लियर कर लिया है, तो आधी तैयारी आपकी ऑलरेडी हो गई, आधी जीत हो गई, ठीक है। तो इसी के साथ आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 31 जनवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है, भारत अमेरिका सहयोग नियम आधारित विश्व व्यवस्था के लिए शक्ति गुणक के रूप में कार्य करेगा, ऐसा कहा जा रहा है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। 30 जनवरी को इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किया गया अमृतकाल, ठीक है। उसी के शुभ अवसर पे भारत के रक्षा मंत्री संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं कि भारत और अमेरिका जो लगातार एक दूसरे के संबंध को बढ़ाते जा रहा है, तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अमेरिका जो है भारत में अगर बड़ी मात्रा में निवेश करता रहता है और अपने टेक्नोलॉजी को भारत के साथ साझा करता रहता है, तो भारत उम्मीद कर रहा है कि 2047 तक एक विकसित देश के रूप में वैश्विक स्तर पे उभर के खड़ा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे कि भारत और अमेरिका के लगातार बेहतर होते संबंध से बहुत सी चीजें बेहतर होगी और ऐसा भी माना जा रहा है कि वैश्विक स्तर पे भी विश्व व्यवस्था के लिए भी फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा अगर भारत और अमेरिका जैसे दो बड़े लोकतांत्रिक देश एक साथ खड़े होते हैं, एकजुट होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं वैश्विक व्यवस्था जो है वो और मजबूत होगी, ठीक है। दुनिया भर में नियम आधारित व्यवस्था है, उसके लिए बल गुणक होगा, फोर्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसी की बात की जा रही है। तो इसे कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ लेंगे, जैसे कि वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच व्यापार और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में दोनों देश एकजुट होकर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और तो इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, भारत ने मराठाओं के 12 किलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किया है। तो इस धरोहर को मेनली कहा जाता है मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है। भारत ने 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए इस किले के नेटवर्क को मराठा सैन्य परिदृश्य के रूप में नामित किया है और इसी में 12 किला को भेजा गया है, खासकर विश्व धरोहर सूची में नामांकित करके, जिसमें कहा जाता है कि महाराष्ट्र में सलहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में जीजी किला, ये सारे जो हैं वो 12 मराठा किला है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किया गया है। तो इसके बारे में कुछ चीजें विस्तार से पढ़ लेंगे। यूनेस्को से संबंधित हम लोग आज 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी यूनेस्को से क्वेश्चन आया है यूनेस्को रिलेटेड, उसी संबंधित हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो देखते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अच्छे कंटेंट मिल सके हिंदी में, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, आंतरिक महिला प्रवासन का धुंधला मानचित्र। मेनली यही कहा जा रहा है कि स्टेट टू स्टेट जो माइग्रेशन होता है, खासकर महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो डेटा की अपर्याप्तता यहाँ पे परिलक्षित होती है। इसके क्या कारण है, यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण मतलब कि PLFS, मतलब कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसी के रिपोर्ट के आधार पर माना जा रहा है कि जून 2020 से 2021 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसके क्या कारण है, इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, प्रतिशोध के लिए जांच। अभी हाल ही में देखा जा रहा है, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो या फिर अभी ईडी का उपयोग हो, सीबीआई का उपयोग है, तो लगातार देखा जा रहा है जो रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा मनमाने तरीके से खास के अपोजिशन को परेशान करने के लिए, ठीक है,
लगातार ईडी का उपयोग, इसमें मेनली जो है ईडी का उपयोग किया जा रहा है। तो इसी के लिए कहा जा रहा है ये आर्टिकल में कि प्रतिशोध के लिए जांच, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय ले रहा है कि राजनीतिक मकसद के लिए मामलों की जांच करने का तंत्र जो है वो लीपापोती के मुद्दे का समाधान नहीं कर सकता। इसमें सिंपली एक वर्ड बहुत अच्छा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रतिशोध की धारणा को केवल तभी दूर किया जा सकता है जब सभी एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो या फिर सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, तो ये सारी एजेंसियां जो है वो अधीनस्थता के स्थान, मतलब कि जो अधीनस्थता, जो भविष्य में अपने लाभ को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है, जो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी की ओर झुकाव रख रही है, उस अधीनस्थता के स्थान पे स्वतंत्रता को अगर चुनेगी तभी इस प्रतिशोध की भावना जो है उससे हम लोग बच पाएंगे। जो विपक्षी पार्टियों पे अनावश्यक जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे कि इतने सारे राज्यों में बीजेपी का सरकार है लेकिन इनके एक भी नेता जो है वो करप्ट नहीं है, ईडी उन पे कभी भी नोटिस नहीं भेजती, और जो भी नॉन बीजेपी सरकार है जिस भी स्टेट में, वहां पे लगातार जो है ईडी का नोटिस जाता रहता है। ठीक है, तो वही बातें, इसी के कारण यहाँ पे बातें की जा रही है और क्या पीठ के द्वारा कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है 30 जनवरी को इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक अमृत काल, ठीक है, उसका आयोजन किया गया। उसी के शुभ अवसर पे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने संबोधित किया। इसी में कहा गया कि लगातार जो है इंडिया और अमेरिका का जो संबंध और बेहतर होता जाएगा, जिससे कि उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 2047 तक अगर अमेरिका के द्वारा लगातार भारत में निवेश को बढ़ाया जाए और लगातार टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाए, इससे भारत जो है लगभग 2047 तक एक विकसित देश के रूप में वैश्विक स्तर पर उभर के खड़ा होगा। इसी की बात की जा रही है। इंडिया यूएस कोऑपरेशन विल एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर फॉर अ रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, और वैश्विक स्तर पे एक फोर्स बेस्ड मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, यही बातें यहां पे कहा जा रहा है। ठीक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका एक और बड़ा लोकतंत्र है। जब दो बड़े लोकतंत्र एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो यह निश्चित रूप से लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था को मजबूत बनाएगा और यह दुनिया भर में नियम आधारित व्यवस्था के लिए बल गुणक, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करेगा। हमारा एक साथ काम करना न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकता है। यही बात यहाँ पे राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये जो एकजुट हुए थे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित अमृत काल में, ठीक है, 30 जनवरी को हुआ था, कल के दिन। तो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और इसका जनसांख्यिकी लाभांश, मतलब कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, और कुशल कार्यबल और विशाल घरेलू बाजार अमेरिकी कंपनियों को बेहतर मुनाफा देने की भी गारंटी करती है और भारत और अमेरिका को स्वाभाविक साझेदारी बताया जा रहा है, जिन्हें वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच व्यापार और रणनीतिक के दोनों क्षेत्रों को एक साथ आगे बढ़ाने में भी दोनों देशों को सहयोग मिलेगा। भारत और अमेरिका एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करता है। इससे हमारे सामरिक हितों को भी काफी समानता मिलता है। जैसे चीन को काउंटर करने में हम एकजुट हैं, इसी करिए हिंद महासागर में लगातार सुरक्षा को बेहतर करने के लिए हम लोग एकजुट रहते हैं। उसके जापान को हम लोग एकजुट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को एकजुट कर रहे हैं। ठीक है, इसी को मिलाकर क्वाड को हम लोग बनाए हैं। ठीक है, मिड ईस्ट में अपनी स्थिति को मजबूत करने भी लगातार अमेरिका प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने इजराइल को मजबूत करने का प्रयास किया है इसी के लिए। ठीक है, और इसके अलावा हमारा आर्थिक संबंध जो है वो दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। वर्तमान संबंध जो है वो साझा मूल्यों और संरेखित हितों की दोहरी अनुरूपता से प्रेरित है, जो संबंधों की लंबी स्थिरता, लंबे समय तक संबंधों को बेहतर बनाए रखेगा और मजबूत करने की गारंटी देता है। तो आत्मनिर्भर भारत जो है उसका उद्देश्य वैश्विक व्यवस्था से कटना और अलग थलग होना नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा, भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि यह साझा सुरक्षा और समृद्धि के लिए मित्र देशों के साथ सहयोग पर आधारित है। ठीक है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किया गया था, उसी में रक्षा मंत्री के द्वारा इस तरह की बातें की गई भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है इंडिया नॉमिनेट्स 12 फोर्ट्स ऑफ मराठास फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, भारत ने मराठाओं के 12 किलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किया है। भारत ने 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मराठा शासन की
रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करने वाले किलों का एक नेटवर्क को प्रस्तुत किया है, जिसको मराठा सैन्य परिदृश्य के रूप में नामांकित किया गया है। ये जो है 12 किला जो महत्वपूर्ण किला है, जैसे महाराष्ट्र में सलहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पनहाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग, और तमिलनाडु में जिजी किला। ठीक है, यही सारे 12 किला को यहाँ पे नामांकित किया गया है 2024-25 के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो इसके क्या विशेषता है इन दुर्गों को, जिसके लिए इन 12 दुर्गों को चयनित किया गया है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य जो 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित किया गया, मराठा शासकों द्वारा कल्पना की गई कि एक असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है, इसी के लिए चुना गया। ठीक है, एक असाधारण किलेबंदी इसकी विशेषता थी और एक मजबूत सैन्य प्रणाली को भी प्रतिनिधित्व करता है। किलों का यह असाधारण नेटवर्क जो है वो पदानुक्रम, पैमाने और टाइपोलॉजिकल विशेषताओं में भिन्न है। भारतीय प्रायद्वीप में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, कोंकण तट, दक्कन पठार और पूर्वी घाटों के लिए विशिष्ट परिदृश्य, इलाके और भौगोलिक विशेषताओं को एकीकृत करने का परिणाम है। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कि ये जो किले हैं वे विविध भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तारित हैं और मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को भी ये किला प्रतिनिधित्व करता है, प्रदर्शित करता है। तो महाराष्ट्र में 390 से अधिक इस तरह के किले हैं, जिनमें से मात्र 12 किलों को मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत चुना गया है और इनमें से 8 जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित है। 12 में से 8 जो है वो ASI द्वारा संरक्षित है, जबकि 4 जो है वो महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय द्वारा संरक्षित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो सारे किले हैं वो शिवाजी के समय के हैं। ठीक है, तो मराठा सैन्य विचारधारा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान 1670 ईस्वी में हुई थी और बाद के नियमों के माध्यम से 1818 ईस्वी तक पेशवा शासन तक जारी रही। ठीक है, ये दोनों पीरियड तक जारी रही। तो इसी में आगे कहा जाता है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कि जो नामांकन किया गया है ये 12 किलो का, इसमें सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणियों में है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। तो ये ध्यान रखिएगा, 34 जो है वो सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है और 1 मिश्रित स्थल है। तो मराठा सैन्य परिदृश्य जो है वो मराठा से विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित ये 6ठी सांस्कृतिक संपत्ति है और इससे पहले 2021 में विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, ये कुछ चीजें थी ध्यान रखने लायक। ठीक है, अब देख लेते हैं यूनेस्को से संबंधित जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चन आए थे उसके 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसका पहला है मन्नार की खाड़ी, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है अगस्त्यमाला, चौथा है लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मतलब केवल 4। ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब कि लक्षद्वीप जो है ये शामिल नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कौन कौन से हैं? तो कंचनजंगा अभी हाल ही में शामिल हुआ, ये लेटेस्ट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जैसे मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नोकरेक मेघालय में है, पंचमढ़ी MP में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। ठीक है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, अगस्त्यामलाई कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा पे है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। उसी को कहा जाता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है? तो पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, दूसरा है खंगचेंजोंगा नेशनल पार्क, गुजरात का बन्नी घास का मैदान, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो ध्यान रखिएगा, खंगचेंजोंग जो है वो एक राष्ट्रीय उद्यान, एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र और भारत का पहला
मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। इसी के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, खांगचेंग जोंग जो है वो मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है और ये भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है और ये जो है वो सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, पश्चिमी घाट दक्षिणी किनारे पर चिल्का झील का उल्लंघन करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों प्रकार के मानसून का अनुभव किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, लुप्त प्राय इरावदी डॉल्फिन और डुंगोंग भी चिल्का झील में पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2 और 3। मतलब कि चिल्का झील में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों मानसून का अनुभव किया जाता है और इरावदी डॉल्फिन और डुंगोंग भी चिल्का झील में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, ये पश्चिमी घाट में नहीं, ये पूर्वी घाट में पाया जाता है और दक्षिणी किनारा पर पाया जाता है। इसी के लिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो पहला स्टेटमेंट है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है जो 26 रामसार स्थलों में से एक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका अपवाह ब्राह्मणी और बैतरनी नदियों द्वारा है। और तीसरा है, पूर्व की ओर गहिरमाथा समुद्र तट और समुद्री अभयारण्य स्थित है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है भितरकनिका के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य में घिरा हुआ है। ठीक है, जहां गहिरमाथा समुद्र तट है, तो ये ध्यान रखिएगा, गहिरमाथा समुद्र तट भी है और समुद्री अभयारण्य पूरब में स्थित है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी से मैंग्रोव की छतरी के साथ दलदल क्षेत्र को अलग करता है। और यह जो क्षेत्र है वो लुप्त प्राय खारे पानी के मगरमच्छ, सफेद मगरमच्छ, भारतीय अजगर, किंग कोबरा, ब्लैक आइविश, डॉर्डर और वनस्पतियों और जीवों की कई अन्य प्रजातियों का महत्वपूर्ण आवास है। और यह अभयारण्य जो है वो भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, ये सेकंड मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य कई नदियां जैसे ब्राह्मणी, बैतरनी, धामरा, पाठशाला यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, इसलिए इसका तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित है? तो पहला जो है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का संगम। इसलिए कहा जाता है कि जब भी नेशनल पार्क पढ़ें तो उसके आसपास में नदियों को जरूर पढ़ें, झीलों को जरूर पढ़ें। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, हरिके आर्द्रभूमि। ठीक है, ब्यास और रावी का संगम। तीसरा जो है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 3 सही है। ठीक है, और हरिके की बात की जाए तो ये जो है ब्यास प्लस सतलज नदी के संगम के नीचे की ओर स्थित है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, ब्यास प्लस सतलज की नदी के नीचे की ओर है हरिके आर्द्रभूमि। इसी के लिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है, अ ब्लड मैपिंग ऑफ इंटरनल फीमेल माइग्रेशन। जो भी माइग्रेट करती है महिलाएं खास के अपने श्रम के लिए, ठीक है, दूसरे राज्यों में माइग्रेट करती है, प्रवास करती है, तो उसके जो डेटा हैं वो अपर्याप्त हैं। इसके क्या कारण है? इसके लिए ही पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसी को कहा जाता है पीएलएफएस के द्वारा आंकड़े के अनुसार कहा जा रहा है कि जो देश भर में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का डेटा एकत्र करता है। ठीक है, इसी में मेनली कहा जाता है इस डेटा के अनुसार कि इसे पुरुष प्रधान आख्यान के रूप में भी परिलक्षित किया जाता है। हालांकि महिलाएं जो हैं वो विशेष रूप से कामकाजी उम्र की प्रवासी समूह में बड़ी हिस्सेदारी रखती है, लेकिन उनके बारे में बहुत कम बातचीत होती है। उनके आंकड़े ही जो हैं वो अपर्याप्त होते हैं। भारत की गिरती महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है उसको देखते हुए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है कि लगातार जो है महिलाओं का प्रवास जो है वो घटता जा रहा है। कि क्या महिलाओं को प्रवास के बाद की स्थितियों के कारण रोजगार संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है? तो इसके तो डेटा ही उपलब्ध नहीं है। इसी में आगे कहा जाता है कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो है वो महिलाओं के आंकड़ों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। पीएलएफएस के द्वारा कहा जाता है, पीएलएफएस जैसे राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो है वो महिला प्रवासियों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, लेकिन अक्सर गलत तस्वीरें पेश करते हैं। उदाहरण के लिए सर्वेक्षण जो है उत्तरदाताओं से केवल उनके प्रवासन के प्राथमिक कारणों के बारे में पूछते हैं।
ठीक है। इसी डेटा से पता चलता है कि महिलाओं के बीच प्रवासन का जो मुख्य कारण होता है वो विवाह से 81% महिलाएं जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करती है। इसके बाद परिवार के सदस्यों का प्रवास के कारण महिलाएं 10% महिलाएं उस तरह से प्रवास करती है। रोजगार के लिए मात्र, ये डेटा याद रखेगा कि रोजगार के लिए मात्र जो है 2.42% महिलाएं ही दूसरे राज्य में प्रवास करती है और शिक्षा के अवसर के लिए मात्र 0.48% महिलाएं ही जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करती है, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाती है। ठीक है। जलवायु संबंधी समस्याएं या फिर खाद्य असुरक्षा से भी अनेक समस्याएं आती है, जिसके कारण भी बहुत कम मात्रा में महिलाएं जो होती है वो प्रवास करती है। तो ये भी एक कारण है महिलाओं के प्रवास करने का। तो उसी प्रकार प्रवासी महिलाओं की जो श्रम शक्ति भागीदारी के संबंध में इन सर्वेक्षण के आंकड़े को गलत सूचना देने वाले कहा जा सकता है। जैसे कि पीएलएफएस के अनुसार लगभग 3/4 प्रवासी महिलाएं बेरोजगार है। ठीक है। तो ये आंकड़े गलत हो सकते हैं क्योंकि जो इनका जो बेरोजगारी का जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, वही कहीं ना कहीं विरोधाभास है। ठीक है। ये कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं है। इनका बेरोजगारी का जो है परिभाषा, लगभग 14% प्रवासी महिलाएं स्वयं और वेतन रोजगार वाली नौकरियां करती है और लगभग 12% आकस्मिक श्रमिक है। ठीक है। तो प्रवासी महिलाओं के लिए आकस्मिक रोजगार में संलग्न होना असामान्य है। ठीक है। मतलब आकस्मिक रोजगार जो है वो असामान्य है, जो विभिन्न क्षेत्रों में शामिल प्रवास महिलाओं की संख्या को कम करके आंकने का संकेत देता है, जिन्हें कारण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कृषि, निर्माण और घरेलू मदद में जो महिलाएं कार्य करती है उसको रोजगार के रूप में माना ही नहीं जाता। इन सभी महिलाओं को बेरोजगार ही माना जाता है। ठीक है। तो प्रवासी महिलाओं के रोजगार की कम रिपोर्टिंग भी होती है। इसी में आगे कहा जाता है कि निश्चित मुद्दे और महिलाओं की अपनी मान्यता भी जो होती है वो प्रवासी महिलाओं के रोजगार की कम रिपोर्टिंग का कारण बनती है। जैसे राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा उपयोग की जाने वाली रोजगार की परिभाषा के अनुसार केवल वे लोग जिनके नियोक्ता के साथ किसी प्रकार का मौखिक या फिर लिखित अनुबंध है उन्हें श्रम बल का हिस्सा माना जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप महिलाओं को बड़े पैमाने पर बेरोजगार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसी के कारण जो है वो महिलाओं को बड़े पैमाने पर बेरोजगार महिला के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिस बात को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और उसके डेटा को संग्रहित सही तरीके से नहीं किया जाता है। यहाँ पे यही कहा जाता है कि महिलाएं जो है वो रोजगार के ऐसे रूप चुनती है जो उन्हें घर के मतलब घर में भी उत्पादित कर सके या फिर वित्त में योगदान करते हुए अपने घरेलू कर्तव्यों को भी निभाने की अनुमति। वो ऐसे कार्यों को चुनती है जिससे कि वो घर के आसपास रह के या घर में रहकर भी कार्य कर पाए या फिर जितने भी घर में महिलाओं की जो जिम्मेदारी है उसको भी साथ साथ कर सके। ठीक है। उसी तरह के कार्य चुनती है। तो इस प्रकार घरेलू उद्यमों में अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों के रूप में भी कार्य करना या फिर स्वरोजगार होना उनके बीच में आम है। ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है एस रुक्मिणी, लेकिन वे इसे रोजगार के बजाय अपनी घरेलू प्रतिबद्धता के विस्तार के रूप में भी देख सकती है, जिसके कारण वे अपने रोजगार की स्थिति को गलत बताए थे। इसी कारण जो होती है महिलाओं की जो रोजगार से संबंधित रिपोर्ट होती है वो गलत प्रस्तुत की जाती है। तो इसके समाधान के लिए क्या उपाय अपनाने की बात की जा रही है राइटर के द्वारा। ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण को प्रवास के बाद उसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में अधिक जानकारी संकलित करनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है। ठीक है। किसी के भी महिलाओं के सोशियो इकोनॉमिक स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध करने की बात की जा रही है, जिससे कि पीएलएफएस इंगित करता है कि 1% मतलब कि लगभग 7% के पास सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच है, बाकी आबादी के लिए कोई डेटा नहीं है। ठीक है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि बाकी 7% महिलाओं का ही सिर्फ डेटा है, बाकी जो है 93% महिलाओं उसका कोई डेटा नहीं है। प्रवासियों के लिए समय उपयोग डेटा की भी कमी है, क्योंकि भारत ने अभी तक इसके मानक ही नहीं बनाए हैं। ठीक है। उसके बाद व्यापक पैमाने पर जो अवधारणाएं बनी हुई है, महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं रात में कार्य नहीं कर सकती, महिलाएं लीडरशिप नहीं कर सकती, तो इस अवधारणा को भी बदलने की जरूरत है, जिसकी शुरुआत महिला विशिष्ट डेटा के बढ़े हुए संग्रह से होगी। ठीक है। यह इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं से संबंधित डेटा को ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से संकलित करने की आवश्यकता है। यह बड़े पैमाने पर वास्तविक समस्या का वर्णन करेगा कि क्या समस्या है महिलाओं से संबंधित और उसे समाधान करने में हमें आसानी होगी, और प्रगतिशील नीति निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इन महिलाओं की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने में भी मदद मिलेगी। ठीक है। तो यही पूरे की पूरे बातें थी। जो महिलाएं जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करती है उसके क्या कारण है, उसके आंकड़े की अपर्याप्तता। ठीक है। और जो भी वो घरेलू कार्य करती है या स्वरोजगार करती है उसको बेरोजगार ही समझा जाता है। ठीक है। इसी कारण जो है महिलाओं का श्रम से संबंधित जो डेटा है वो कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। अब देखते हैं अगला आर्टिकल। इसमें मेनली कहा जाता है कि लगातार देखा जा रहा है रूलिंग पार्टी के द्वारा
ईडी का उपयोग या फिर इलेक्शन कमीशन का उपयोग, ठीक है, या फिर सीबीआई का उपयोग, जो अपोजिशन पार्टीज के होते हैं, ठीक है, नेता, उन पे लगातार नोटिस भेजा जाता है, जांच किया जाता है। वर्तमान समय में लगभग 17 राज्य ऐसे हैं जहां पे बीजेपी शासित या समर्थित शासन चल रहा है, और बाकी जो हैं 28 में से 11 जो राज्य हैं जहां पे नॉन बीजेपी की सरकार बनी हुई है। तो 11 जो सीएम पे देखिएगा कि लगभग कुछ ना कुछ ईडी का हमेशा नोटिस जाता रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? तो इसी के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बातें की जा रही हैं कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसी के इस्तेमाल के पीछे प्रतिशोध की धारणा को खत्म करने के लिए एक तंत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट का सुझाव सैद्धांतिक रूप से सही है, लेकिन समस्या के सभी पहलुओं का समाधान नहीं हो सकता है। ईडी संभवतः इन अपराधों के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच करना चाहता है, जबकि राज्य सरकार का मानना है कि इन विवरणों का उपयोग उसके मंत्रियों और अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा। सत्तारूढ़ भाजपा के विरोध में एक पार्टी द्वारा चलाया जाता है। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो बड़ी एजेंसियां हैं ईडी और सीबीआई जैसी, वो केंद्र सरकार के इशारे पे चल रही है, ठीक है, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जा रहा है। तो इसी में आगे कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा कि ऐसे मामलों की जांच के लिए एक स्वतंत्र अखिल भारतीय तंत्र उचित प्रतीत होता है। हालांकि भाजपा के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल के अधिकांश आलोचना इस विचार से उपजी है कि दुनिया भर में उनकी पार्टियों के सदस्यों, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि दुनिया भर में उनकी पार्टियों के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ इस तरह के आरोप शायद ही कहीं जांचे जाते हैं। बीजेपी के भी तो नेता हैं इतने सारे, उस पर कोई आरोप क्यों नहीं लगता है? इसी के लिए इस तरह का आर्टिकल आया है आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है कि कई राज्यों में जो बीजेपी अलायंस है, जो केंद्र सरकार के समर्थक हैं, जिस जिस राज्यों में सीएम जैसे केंद्र की मित्र मानी जाने वाली प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन विपक्षी दलों का मानना है कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग वहां मुश्किल से ही सक्रिय है। यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है जो जो पार्टियां बीजेपी की अलायंस में है, ठीक है, उससे मित्रता की हुई है, वहां पे इस तरह के आरोप नहीं लगा जा रहे हैं। ईडी के द्वारा लगातार नोटिस नहीं भेजा जा रहा है, इनकम टैक्स का छापा नहीं मारा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनका टारगेट जो है वो अपोजिशन पार्टियां का, ये कहीं ना कहीं अव्यावहारिक है, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में सब दिन तो बीजेपी रहेगा नहीं, दूसरा पार्टी भी आएगा केंद्र में, तो वो फिर भी यह करेगा, ठीक है। तो इसी के लिए इस मनमानी से बचने के लिए एक संतुलित तंत्र बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि इस मनमानी को नियंत्रित किया जा सके। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ का कहना है कि सही है कि अपराधियों को केवल इसलिए बख्शा नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन्हें प्रतिशोध का शिकार होने का दावा है, जब जवाबी कार्रवाई में गिरफ्तारियों को अस्वीकार करने वाली इसकी टिप्पणियां भी हितकर हो सकती है, ठीक है। इसी में आगे सॉलिसिटर जनरल का एक स्टेटमेंट आया है, इस तर्क के बावजूद कि अदालतें जो है वो प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। जो इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं ईडी या सीबीआई या फिर इनकम टैक्स के द्वारा, इसमें अदालत जो है वो हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ईडी की किसी को भी बुलाने और गिरफ्तार करने की शक्ति है, और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत प्राप्त करने में कठिनाई संघ को प्रस्तुत करती है। अगर सरकार अभियोजन के नाम पर उत्पीड़न को चुनती है तो यह बहुत ही ज्यादा मनमानी होगी, ठीक है। तो इसी में ये बहुत ही अच्छा वाक्य कहा गया है कि प्रतिशोध की धारणा को केवल तभी दूर किया जा सकता है, इस तरह का जो पार्टी समूहित प्रतिशोध चलता रहता है, बीजेपी कांग्रेस वाले नेताओं को उत्पीड़ित करती है, वहीं कांग्रेस जो है वो बीजेपी के नेताओं को उत्पीड़ित करती है। तो इसको बंद अगर करना है, जब सभी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये सभी एजेंसियां जो है वो अधीनस्था, ठीक है, जो अधीन है, किसी की तरफ झुकाव रख रहे हैं, किसी भी पार्टी या किसी के पक्ष में, तो उसके स्थान पे अगर वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे तो इस तरह का प्रतिशोध का धारणा समाप्त करने में आसानी होगा। यही बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।